राजस्थान के अंदर एक ऐसी नदी बहती है जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, कांतली नदी। जो कांतली नदी लगभग पूर्ण रूप से सीकर जिले में बहती है और कांतली नदी के किनारे पर ही एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई है जो राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में जिसका नाम है, और उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता मुख्य रूप से नीम का थाना क्षेत्र में, और वो क्षेत्र सीकर जिले में आता है, जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। अगर कांतली नदी की लंबाई की बात करें हम, तो कांतली नदी की कुल लंबाई है 100 किलोमीटर, जो लगभग शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। यहाँ की एक प्रमुख सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है, उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पूरे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के रूप में गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अर्थात यह सबसे ज्यादा जो उत्खनन में जो सामग्री मिली है और वो पूर्ण रूप से तांबे की बनी हुई है, वो केवल गणेश्वर सभ्यता में है। यहां जितनी भी सामग्रियां मिली हुई है गणेश्वर सभ्यता में उत्खनन करने के बाद, वे सभी सामग्रियां तांबे से निर्मित हैं। अर्थात राजस्थान की जितनी भी सभ्यता है या भारत की जितनी भी सभ्यता है, उन सभी सभ्यताओं में से ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इस गणेश्वर सभ्यता को ही कहा जाता है। तांबे की मात्रा प्रचुर होने के कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। और ताम्रयुगीन सभ्यता की सबसे पुरानी सभ्यता राजस्थान और अपितु भारत में केवल गणेश्वर सभ्यता ही है। अगर इस सभ्यता की हम उत्खनन की बात करते हैं या इस सभ्यता की हम बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं, तो इस जो गणेश्वर सभ्यता है जो कांतली नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी, इस सभ्यता का जो समय है वो कार्बन डेटा पद्धति के अनुसार यह जो सभ्यता थी लगभग 600 वर्ष तक इसका विकास रहा था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 2800 ईसा पूर्व से लगाकर 2200 ईसा पूर्व का समय इस गणेश्वर सभ्यता का स्वर्णकाल या इसका विकसित काल रहा था। इसके उत्खनन की बात करें तो 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल द्वारा इसका उत्खनन या उसकी खोज की गई, तथा इसका उत्खनन एक प्रमुख पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र तथा विजय अग्रवाल, और विजय अग्रवाल जो मुख्य रूप से राजस्थान के ही निवासी थे, इन्होंने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया था। अगर हम इस गणेश्वर सभ्यता का प्रमुख और उपनाम मिलता है, इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। जिस प्रकार पुष्कर का महत्व हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा गया है गणेश्वर सभ्यता को। जिस प्रकार हमने पहले के संस्करण और पहले की वीडियो में हमने बात की थी कालीबंगा सभ्यता की, और कालीबंगा सभ्यता के पश्चात हमने आहट सभ्यता की बात की थी, तो उन दोनों सभ्यताओं के अंदर जो मकान मिले हैं उन मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। लेकिन उन दोनों सभ्यताओं से बिल्कुल हटकर सभ्यता है वो है हमारी गणेश्वर सभ्यता। इस सभ्यता के अंदर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की ईंट का प्रयोग नहीं किया गया, चाहे वो पक्की ईंट हो चाहे कच्ची ईंट हो, यानी कि ईंट शब्द का प्रयोग इस गणेश्वर सभ्यता में नहीं हुआ है। यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो पूर्ण रूप से पत्थरों से निर्मित है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग रहा करते थे, जो भी सभ्यता यहाँ पर हुआ करती थी, वे लोग ईंट से परिचित नहीं थे। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जिसे मृत भांड कहा जाता है, और मुख्य बात यह है कि यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उसे कृप वर्णी भी कहा गया है। कृप वर्णी यहाँ के मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता है। दूसरी चीज हम बात करें तो यहाँ से जो भी उत्खनन में जो हमें सामग्रियां मिली हैं उनके अंदर चूड़ियां हैं, ये चूड़ियां तांबे की बनी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर 400 बाणाग्रह मिले हुए हैं। ये 400 बाणाग्रह लगभग शुद्ध रूप से तांबे के बने हुए हमें यहाँ पर मिले हैं। 58 कुल्हाड़ियां मिली हैं। 50 कांटे जिनका प्रयोग मछली पकड़ने में किया जाता था। ये 50 कांटे शुद्ध रूप से तांबे के बने हुए हैं, और राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है और वो भी तांबे का मिला है। यहाँ पर तीर, भाले, सुइयां, ये जो सभी बहुत सारी ऐसी सामग्रियां मिली हैं जो पूर्ण रूप से तांबे से निर्मित है। और जब यहाँ पर 50 कांटे मछली पकड़ने के मिले हैं तो उससे ये साफ स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के लोग मछली पकड़ने को अपना व्यवसाय मानते थे तथा मछली पकड़ने का विशेष प्रकार का एक उद्योग करते थे।
अगर जब वो मछली पकड़ने का उद्योग करते थे तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के लोग कुछ हद तक मांसाहारी भी रहे होंगे तथा यहाँ का प्रमुख भोजन भी मांसाहारी था, अर्थात वो मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। तो मछली पकड़ने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये नदी कांति नदी हुआ करती थी, उस समय यहाँ पर इस नदी के अंदर पानी की मात्रा भी प्रचुर हुआ करती थी और प्रचुर होने के साथ साथ यहाँ पर मछलियों का पालन भी बड़ी सरलता से किया जा सकता था। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर जो विशेष प्रकार के जो सामान मिले हैं वो सभी तांबे के हैं और इस तांबे के अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है, अर्थात 99% शुद्ध तांबे का प्रयोग इस सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। इस सभ्यता की विशेषताओं से एक तथ्य यह भी निकल के आता है सामने कि यहाँ के लोग अन्य धातु के मिश्रण से अपरिचित थे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उन्हें तांबे के अलावा किसी भी प्रकार की धातु का परिचय नहीं था, तभी यहाँ पे शुद्ध धातुओं का उपयोग किया गया है और वे शुद्ध तांबा धातु का प्रयोग किया गया। यदि अगर किसी अन्य धातु का इन्हें पता या आभास होता तो वे कहीं ना कहीं तांबे के साथ अन्य धातु का मिश्रण भी करते, लेकिन यहाँ पर वे किसी प्रकार की अन्य धातु से परिचित नहीं थे, केवल एकमात्र तांबा धातु से परिचित थे। और यहाँ पर जितने भी उपकरण मिले हैं, जितने भी अवशेष मिले हैं, वे पूर्ण रूप से 99% तांबे के ही मिले हैं। इसलिए इसी कारण तांबे की प्रचुरता के कारण ही इसे भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो इस सभ्यता का भी राजस्थान में बहुत विशेष महत्व है। आहट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता के साथ साथ गणेश्वर सभ्यता और राजस्थान की लगभग प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी नदी के मुहाने पर ही मिली है, क्योंकि नदी या जल का स्रोत ही एक ऐसा है जिसके किनारे मानव बसता है तथा मानव अपने जीवन को यापन करता है। राजस्थान की सभ्यताओं को छोड़कर अगर हम पूरे विश्व की सभ्यताओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं तो विश्व की जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है तथा यूनान की सभ्यता है, ईरान की सभ्यता है, बलूचिस्तान की सभ्यता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं वे सभी सभ्यता किसी न किसी नदी के तट पर ही हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं जैसे नील नदी है, अमेजन नदी है, दक्षिणी अफ्रीका का जो विशाल फैला हुआ रेगिस्तान है, यहां तक कि हम मिस्र और इनकी भी बात करते हैं, तो इन सभी देशों के अंदर, इन सभी महाद्वीप के अंदर जो हमें सभ्यताएं मिलती हैं, जो सभ्यताएं हमें आज देखने को मिलती हैं, उन सभी सभ्यताओं का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से संबंध जल के स्रोतों से रहा है, चाहे वो नदी के रूप में हो, पोखर के रूप में हो या किसी विशाल समुद्र के किनारे या समुद्र के तट पर हो। तो सभ्यताओं की श्रृंखला के इसी क्रम में आज हमने गणेश्वर सभ्यताओं के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास किया है और इन सभ्यताओं के रूप में हमें पुराने अवशेषों के बारे में जानने का प्रयास होता है, पुराने लोगों के धार्मिक दर्शन पर, सामाजिक दृष्टिकोण पर तथा उनके प्रमुख व्यवसाय, उनके उद्योग, उनके खान पान तथा उनके जीवन शैली के ऊपर हमें काम करने का मौका मिलता है तथा काम करने का हमें आभास होता है। और इन सभी जो हमें अवशेष मिलते हैं, इन सभी से हम अनुमान लगा सकते हैं तथा उनके पुख्ता प्रमाण हमें मिलते हैं। और इन सभी उपकरणों के समय को पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटा पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिस कार्बन डेटा पद्धति से यह प्रमाण कितने वर्ष पुराना है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।